नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो जाता है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे करोड़ों योजनाओं की सौगात। अमर उजाला सहित एनडीटी और तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे, उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के नए परिसर, नारोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र डब्ल्यूटीसी, सरोजनी नगर में जबलपुर आवासीय क्वार्टर, द्वारका में 300 करोड़ रुपए की लागत से सीबीएसई कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी का पहला बड़ा कदम अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन करना होगा और इस परियोजना के तहत 1675 नए फ्लैट्स झुग्गी वासियों को सौंपे जाएंगे। पीएम इन लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपेंगे। ये परियोजना पीएम मोदी की हर किसी के लिए घर पहल का हिस्सा है। पीएम मोदी दिल्ली के नौराजी नगर में, सरोजनी नगर में शहरी पुनः विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज करेंगे। तो आज सौगातों से नवाजा जाएगा पीएम के द्वारा और तमाम बड़ी योजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं आज का दिन बहुत खास है। इस दिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम योजनाओं की सौगात देंगे, अलग अलग जगह तमाम योजनाओं की सौगात से नवाजेंगे। तो दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है। और देखिए, चुनाव से पहले ये जो प्रोजेक्ट है कई मायनों में अहम हो जाता है। ये देखिए, तमाम अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस है और एक हेडलाइन, एक स्पेस जो है ये अमर उजाला ने दिया है इस खबर को, जो कि आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, जिसमें इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री मोदी जे क्लस्टर्स के निवासियों के लिए 1675 फ्लैट और 2 शहरी पुनर्वास परियोजनाओं समेत कई विकास पहलों का उद्घाटन करेंगे। और पीएमओ ने जिस तरह की जानकारी दी है, नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। तो देखिए, जाहिर है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है पहले ही कर ली गई है। जिस तरह से योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है दिल्ली वासियों के लिए और तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनकी एक रैली भी है दिल्ली में। और इसके साथ साथ देखिए, दिल्ली वासियों के लिए सौगात भी रखी जा रही है और साथ साथ ये भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती है, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का अगर हम देखें तो दिल्ली में विधानसभा सीट्स की अगर हम बात करें और कंपेयर टू अगर हम बात करें तमाम अगर संसदीय सीटों की बात करें तो संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ भी अब वोट बैंक अपना बढ़ाया जाए, यहाँ की जनता तक पहुंचा जाए और ये समझाया जाए कि दिल्ली में अब बदलाव की जरूरत है। तो उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और खुद आम जनता से जब मुखातिब होंगे तमाम तरह की योजनाएं उन्हें देंगे और सौगातें देंगे। और देखिए, हम आपको ये भी बता रहे हैं, जिस जेलर वाला बाग की फ्लैट की हम बात कर रहे हैं वो कई मायनों में अपने आप में बहुत खास है। तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, फ्लैट की तस्वीरें हैं और फ्लैट की तस्वीरों के साथ जो सुविधाएं होंगी वो सुविधाएं भी बेहद खास होंगी। तो हर टावर में कई सुविधाएं होंगी। चलिए तमाम सुविधाओं से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हर फ्लैट में 2 कमरे होंगे, रसोई है, बाथरूम है, टॉयलेट के साथ बैल्कनी भी होगी। पीएम आज सौंपेंगे 5 लाभार्थियों को घर की चाबी। डीडीए ने जेलर वाला बाग में तैयार की है 1075 ईडब्ल्यूएस फ्लैट। तो फ्लैट का जो एरिया है वो लगभग 16,758.77 एकड़ का है और ग्राउंड कवरेज की बात करते हैं 46,0692 का है। तो फिलहाल देखिए, हर लाभार्थी को फ्लैट में 1,41,000 में मिलेगा। अब देखिए, कम कीमत पर बेहतर सुविधा का जो वादा है वो बीजेपी कर रही है। तो फिलहाल वो तमाम फ्लैट जो आप लगातार मेरे बगल में आप देख पा रहे हैं, जिसकी हम आपको लगातार छवि भी दिखा रहे हैं। और देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन है, साथ ही 5 साल के 30,000 रुपए में मेंटेनेंस भी जो चार्ज भी लाभार्थियों से लिया जाएगा। हर फ्लैट पर तकरीबन 24 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। तो फिलहाल देखिए, कम कीमत का घर उपलब्ध कराना और बिजली पानी का सिस्टम भी सुचारू होगा। तो पार्किंग भी है, ग्रीन स्पेस का एरिया भी रखा गया जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। अब यहाँ पे डीयू की हम बात करते हैं तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी ईस्ट वेस्ट कैंपस और नजफगढ़ में कई कॉलेजेस की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 600 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत वाले 3 प्रोजेक्ट की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें आपको बता दें 1.5-2 साल में तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं डीयू के वो पूरे हो जाएंगे, ऐसा सरकार का वादा है।
तो डीयू के वाइस चांसलर योगेश ने बताया कि तीनों प्रोजेक्ट 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। 3 जगह हम कई तमाम के कोर्सेज को चलाएंगे जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होंगे। 373 करोड़ सूरजमल विहार में ईस्ट कैंपस की शुरुआत होगी। 107 करोड़ द्वारका में वेस्ट कैंपस की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आज चूंकि शुरुआत की जानी है तो आम लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है वो ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, पहले से ही लोगों को कह सकते हैं कि बता दिया गया, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इन रूट से ना गुजरें। तो एक बार आप समझ लीजिए, यदि आपको उस एरिया में उस जगह जाना हो तो आप समझ पाएं। तो फिलहाल आपको बता दें, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में अशोक विहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। ट्रैफिक पर भारी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि आसपास आपको बता दें घनी आबादी है और इसीलिए ये जो सड़कें हैं बेहद व्यस्त हो चली हैं। इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट्स सुरक्षा इंतजामों के चलते शुक्रवार की सुबह यानी कि आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच में ट्रैफिक जरूर प्रभावित होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि कई बड़े हिस्से अगर मौसम साफ रहा और घना कोहरा नहीं हुआ तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से वेन्यू के नजदीक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो फिलहाल देखिए, तमाम फ्लैट्स तो बनकर तैयार हो गए हैं, बाकी फ्लैट्स भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल हम जैसा कि आपसे जिक्र कर रहे थे, मोनिका भी जिक्र कर रही थी कि लगातार चूंकि अब फरवरी में कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च में चुनाव जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और कई मायनों में बेहद खास है चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी की चुनौती ये है कि तीसरी मत पर सत्ता पर काबिज जो एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। इसीलिए बीजेपी को ये भी भनक है कि देखिए, अपनी खोई हुई जो राजनीतिक परिवेश है, यूं कह सकते पृष्ठभूमि है, उसको वापस से स्ट्रॉन्ग करना है, उसको वापस से बिल्ड करना है। इसे तमाम योजनाओं की सौगातों से नवाजा जा रहा है। चलिए मोनिका, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए अब जिक्र कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए कल चादर उनकी चढ़ाई जाएगी। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को एक चादर सौंपी है। ये पवित्र चादर 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में चादर की तस्वीर साझा की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर उनकी ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए दी है। अजमेर के गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 813वां उर्स शुरू हो गया। इस खास मौके पर 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की चादर अजमेर शरीफ पर चढ़ाई जाएगी। देखिए, आपको बता दें, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स के दौरान शनिवार की पूर्वाह्न 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की चादर चढ़ाई जाएगी और बृहस्पतिवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ये चादर, जो कि गोल्डन और ऑरेंज कलर की आपको नजर आ रही होगी, ये चादर चढ़ाई जाएगी। इसमें आपको बता दें कि 11वीं बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी है। तो 10 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी और देखिए, इस परंपरा का निर्वहन प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से कर रहे हैं और 11वीं मर्तबा है जब देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगने के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। देखिए, अजमेर दरगाह शरीफ का जो मानना है, यानी कि दरगाह शरीफ की जो मान्यता है वो काफ़ी है। कई फिल्म स्टार्स वहाँ पहुँचते हैं, अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए वहाँ जाते हैं और दुआ मांगते हैं और दुआओं में बहुत कह सकते हैं कि बहुत असर होता है और ये प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं। हालांकि आपको याद होगा बीते कुछ दिनों में जब ये शुरू हुआ था पूरा विवाद, कि वहां पर भी कहा गया था कि मंदिर है, तब इसको लेकर विवाद गहरा गया था। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई थी। तब असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां चादर चढ़ाते, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की खुद की अपनी मान्यता है, तो बीजेपी ऐसा क्यों कर सकती है। हालांकि इस पूरा जो लब्बो लबाब निकला, चाहे वो संभल की बात हो, वाराणसी की बात हो, इन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि देखिए, अब कोई भी जो निचली अदालतें हैं वह सर्वे के लिए आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। बहरहाल इन तमाम बातों को साइड में रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये 10वीं बात उन्होंने चढ़ाई दी थी, 11वीं मरतबा फिर से चादर चढ़ाई जाएगी और उर्स के मौके पर चादर चढ़ाने का अपना एक अलग महत्व होता है। बिल्कुल, और जैसे कि दीपिका ने जिक्र किया, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था। देखिए, परंपरा तो वो निभाते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़ी बात इसलिए भी है, जैसे कि जिक्र किया कि विवाद इसे लेकर भी गहरा रहा था। और आपको याद होगा कि विष्णु शंकर जैन, जो कि याचिका करता है,
उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकायदा अपील भी की गई थी कि वो यहाँ पर चादर ना भेजें, क्योंकि अब ये जगह कंट्रोवर्शियल हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चादर भेजी है, तो जाहिर है एक मैसेज उनकी तरफ से कन्वे हो गया है कि जहाँ पर श्रद्धा बनी हुई है वो श्रद्धा अपनी जगह है, परंपरा अपनी जगह है और बाकी सारे विवाद अपनी जगह है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ का सवाल है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। हर समुदाय के लोग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग जो है अब वो यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरा टूरिस्ट स्पॉट भी है ये, जिससे और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गौरवशाली इतिहास को साजिशन मिटाया गया, ये अमित शाह ने कहा है। नवभारत टाइम्स में, दैनिक जागरण, अमर उजाला में खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीओके का नाम लिए बिना कहा कि जो हमने गंवाया है वो जल्द हासिल कर लिया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि अगर भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण और हमारे देश को जोड़ने वाले तथ्यों को समझना होगा। उन्होंने इतिहास से हुई छेड़छाड़ के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के इतिहास के साथ यही हुआ। यहाँ किसने शासन किया, कौन रहा, किसका अनुबंध हुआ, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और फिर पेश किया गया। कश्मीर कहाँ था, लद्दाख कहाँ था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेमानी है। कहा कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति है, भाषा है, लिपियां हैं, आध्यात्म है, विचार है, तीर्थ स्थल है, उन्हें कला है, व्यापार है, वाणिज्य पर इसका असर पड़ा। कम से कम 10,000 से कश्मीर में उपस्थित है। तो देखिए आप लब्बो-लुबाब वही निकलता है कि इतिहास को अपने आप पे दोहराए। जो इतिहास है वाकई में उसको जानना भी बहुत जरूरी है। तमाम बड़ी बातें अमित शाह ने कही और क्या कुछ कहा ये मोनिका भी आपको बता दें। बिल्कुल, देखिए नवभारत टाइम्स मेरे हाथ में है और इस खबर को इम्पोर्टेंस दीजिए। हालांकि कॉलम बहुत छोटा है लेकिन खबर बड़ी है और इम्पोर्टेंस है इसकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है, अभिन्न अंग है और ये बात हम सभी बखूबी जानते हैं। या फिर यूँ कहें कि नब्ज़ है सभी की कश्मीर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर को कश्यप की भूमिका के नाम से जाना जाता है, हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, ऐसा अमित शाह ने कहा। और जम्मू कश्मीर और द लद्दाख थ्रू द एजेस किताब के विमोचन के मौके पर वो पहुंचे थे, जब उन्होंने इन बातों को रखा। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर में हमारे गौरवशाली इतिहास को साजिश के तहत मिटा दिया गया था। तो कश्मीर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये हर भारतीय बखूबी जानता है। भारत के सिर का ताज है कश्मीर और अभिन्न अंग कहा जाता है। और इसीलिए अगर हम देखें, चाहे कश्मीर को लेकर कितनी भी कंट्रोवर्सी हो, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में, अपने हर मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र भी किया है कि कश्मीर पर जो है मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि कश्मीर हमारा हिस्सा था। इसके साथ साथ कश्मीर का वो हिस्सा जो हमारे पास नहीं है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वो भी हमारा ही है और एक दिन उसे भी लेंगे। इस बात का जिक्र भी कई मंचों से हुआ है। और जहाँ तक हम इस गौरवशाली इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, तो दीपिका मुझे लगता है इस बात का जिक्र तो अब कई जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है वहाँ भी इन बातों का जिक्र हो रहा है कि हमारा ऐसा बहुत सारा इतिहास था जिसे मिटा दिया गया है, लेकिन उसके बारे में जानना आज की बहुत जनरेशन जरूरी के है। लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हमेशा कहा जाता है कि एक संप्रदाय जिसके बारे में आना और उसका जाना ही निश्चित है। जाना तो खैर कहीं क्या कहें, लेकिन जो आना है वो निश्चित है। सनातन का जो धर्म होता है उसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, देखा जाए तो सभी सनातनी है, यदि हम कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। और यही अमित शाह कह रहे हैं कि हर जगह, यदि हम बात करें कि मुगलों से पहले सनातनी थे, उनसे पहले मंदिरों का निर्माण हो गया था। उसके बाद जब मुगल्स आए तब उन्होंने तमाम मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद मस्जिदों का उस पर निर्माण करवा दिया। तो बात जम्मू कश्मीर के अलावा की और तमाम जगहों की बात कर ली जाए, सिर्फ जम्मू कश्मीर का एरिया तो खास है ही हमारे लिए, वो तो हमारा अभिन्न अंग है ही। लेकिन ऐसी कई जगह हैं जिनको लगा कि मुस्लिम बाहुल है, नहीं ऐसा नहीं है। उससे पहले मंदिर वहाँ थे, इसके बाद मस्जिद का निर्माण कराया गया है। हालांकि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को और हमारी जनरेशन को जानना बहुत लाजमी है और ज़रूरी भी है कि आप अपने इतिहास को समझे, परखे और जाने भी। यही बात जो है इस बुक के ज़रिए और अमित शाह ने अपनी बातों के ज़रिए समझाने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। नीतीश के लिए महागठबंधन में दरवाजे खुले हैं या फिर बंद, देखिए इस पर सस्पेंस है। कल ये खबर जो थी वो पूरे दिन सुर्खियों में रही थी। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है।
तेजस्वी यादव के बयान को पलटते हुए लालू यादव ने कहा, साफ तौर से कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव का बयान इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में कुछ खेल हो जाता है। खरमास खत्म होने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होता रहा है। नए साल के मौके पर बिहार के एक स्थानीय यूट्यूब चैनल से बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, साथ में काम करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो आरजेडी उनसे गठबंधन कर लेगी, इस पर लालू ने कहा, हाँ, उन्हें हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा, कहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनके लिए गठबंधन, महागठबंधन के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन आरजेडी चीफ कौन है? लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, उन्होंने जो कहा वो कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव का अपना अनुभव है, पुराना अनुभव है, और जो है कद्दावर नेता कहे जाते हैं, खां कहे जाते हैं, तो ये बात बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार की, या फिर यूँ कहें कि जेडीयू की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आरजेडी जेडीयू का गठबंधन होता है तो जाहिर है बिहार की सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी। और इसीलिए इन बातों को समझते हुए लालू प्रसाद यादव ने यह टिप्पणी की। हालांकि वो नीतीश कुमार जो कि अब कह चुके हैं मंच से कई दफा कि अब लौट कर नहीं जाएंगे और अब तो एनडीए में ही रहेंगे, वो इस टिप्पणी को किस तरह से लेते हैं, दीपिका, ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। हाँ, इस टिप्पणी से याद भी आया, बिल्कुल, आपको याद होगा कल जब मीडिया में उनसे पूछा गया था कि लालू प्रसाद यादव बाहें बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं, तो बोलते हैं चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। अब छोड़िए जाने दीजिए का मतलब क्या है, जरा वो भी समझिए, क्योंकि बिहार की राजनीति, सही कह रहे हैं, खरमास के बाद में बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव आता है। अच्छा, जो सुगबुगाहट होती है ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तमाम बातें यूं ही नहीं कहते हैं, उनकी बातों के हमेशा से कई मायने होते हैं। हुआ क्या है, जरा ये समझिए, जो डर है, जो भय सता रहा है, वो ये है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं जेडीयू में ना हो जाए, इस बात की भनक है। और यही बात जो है अमर उजाला ने भी छापी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें महाराष्ट्र फॉर्मूले का क्या डर सता रहा है। तो फिलहाल समझिए, जदयू के नेताओं का मानना है कि अभी से चेहरा तय नहीं किया गया, यानी कि सीएम का फेस यदि आप अभी से तय नहीं करते हैं तो भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र का फॉर्मूला अख्तियार कर सकती है। तो महाराष्ट्र में भाजपा ने पहले शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, लेकिन चुनाव के बाद उनको किनारे कर दिया, साइडलाइन कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने को मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए जदयू चाहती है कि भाजपा सार्वजनिक रूप से चेहरे में नीतीश का नाम घोषित करे। तो फिलहाल देखिए, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी हैं, ये आपको पता है, जो कि बीजेपी के हैं। तो फिलहाल देखिए, ये जो डर है वो सता रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अंदर खाने जो खबर है, अंदर खाने जो जानकारी है, वो ये उठ रही है कि वो नीतीश के अलग थलग होने का इंतजार कर रहे हैं। तो समझिए जरा, नीतीश के अलग थलग पड़ने का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो नीतीश को लालू के प्रस्ताव और बेटे तेजस्वी ने सिरे से खारिज करने की अपनी वजह है। दरअसल तेजस्वी चाहते हैं कि राज्य की अंदरूनी लड़ाई में नीतीश अलग थलग पड़ जाएं, और अगर नीतीश कमजोर होकर महागठबंधन में नहीं आएंगे तो महागठबंधन का नेतृत्व फिर से उन्हीं के हाथों में होगा। तो महागठबंधन INDIA गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, इसका झंडा भी बुलंद किया था, उसमें करने वाले सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही थे, सबसे आगे वही बढ़े थे। इसके बाद काफिला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, हालांकि बाद में उन्होंने ही INDIA गठबंधन से किनारा कर लिया था। तो फिलहाल तेजस्वी का मानना है कि पहले इंतजार करिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है, जब वो कमजोर हो जाएंगे तब हम अपनी बात रखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बात होगी किसानों की। किसानों के मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने आतिशी को खत लिखा। इधर आतिशी ने बीजेपी की तुलना दाऊद से ही कर डाली। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी का किसानों की बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर अपने प्रवचन देते हैं। तो फिलहाल देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के किसानों की स्थिति को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को बकायदा पत्र लिखा। आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसानों के प्रति उदासीन होने और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली के किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया। कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के हित में बाधा नहीं बननी चाहिए। आप सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, और जाहिर है आतिशी ने कही तो उसको ऐसे ही कोट करके छाप दिया गया है कि भाजपा का किसानों की बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद का हिंसा पर प्रवचन देना।
तो बहरहाल शुरुआत हुई थी शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी के साथ, जिन्होंने आतिशी को लिखी थी और कहा था कि देखिए दिल्ली सरकार किसानों के बारे में सोच नहीं रही है, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। और उसका जवाब जब आतिशी ने दिया है, विधानसभा चुनाव है जाहिर है दिल्ली में, और उसे लेकर किसानों की स्थिति को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली के किसानों को वंचित रखने का आरोप है आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के हित में बाधा नहीं बननी चाहिए। आप सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो देना चाहिए। इस पर पलटवार की आतिशी ने कहा कि भाजपा का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे कि दाऊद इब्राहिम अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का भाजपा के समय में हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ, ये आतिशी ने कहा। देखिए, चौहान ने कहा था कि किसानों की समस्याओं को लेकर इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन निराकरण नहीं किया गया। पिछले 10 सालों में केजरीवाल और आतिशी ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो इस पर अब आतिशी ने किस तरह से जवाब दिया है, ये काफी इंटरेस्टिंग रहा दीपिका, कि सीधे सीधे कह दिया है कि देखिए अगर दाऊद इब्राहिम अहिंसा की बात कर रहा है तो बिल्कुल वैसे ही है भाजपा सरकार में किसानों का हाल, और जाहिर है किसानों के आंदोलन को भी इनडायरेक्टली यहाँ पर लपेटे में लिया गया है और शिवराज सिंह चौहान को करारा जवाब आतिशी की तरफ से दिया गया है। तो चलिए दिल्ली की सियासत में और क्या क्या स्टेटमेंट सामने आते हैं वो भी देखना होगा। मुझे वो बात भी याद आ रही है मोनिका कि जब साफ तौर पे आतिशी ने कहा तो ये उस वक्त की बात आ गई थी सामने, जब आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश में और सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान पर आरोप था कि उन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हैं। उसके बाद चुनाव होते हैं, कमलनाथ की सरकार आती है, हालांकि 1 साल के भीतर सरकार गिर भी जाती है और वही बात का जिक्र किया गया है। आतिशी ने उसी चीज को कोट किया और कहा कि देखिए आप तो खुद दाऊद इब्राहिम हैं और फिर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। बहरहाल राजनीति बहुत लंबी है, आगे तक जाएगी, देखना होगा कि आगे इन विधानसभा चुनावों में क्या क्या सुनने को और मिलता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटते हैं हम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर में 15 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ। कहा उद्योग कारखाने बंद करती थी पिछली सरकारें, बीजेपी कर रही है नवसृजन। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। 2.5 दशक से बंद रहे गोरखपुर खाद कारखाने और पिपराइच की चीनी मिल का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जहां विकास के आयामों, उद्योगों, कारखानों को बंद करने और उन्हें बेचने में लगी रहती थी, वहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार नवसृजन और नया निर्माण कर रही है। बीजेपी सरकार ने खाद कारखाने और चीनी मिल दोनों को फिर से चलाकर दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल में उत्तर प्रदेश नई गति से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। यहाँ नौकरी और रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को जनता इंटर कॉलेज चरगावा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने डबल इंजन सरकार में आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि एक समय समाजवादी पार्टी की सरकार में इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पर बच्चों की मौतें होती थी। देखिए, इस खबर को जगह दी है दैनिक जागरण ने। उद्योग कारखाने बंद करती थी पिछली सरकारें, भाजपा अब नव सृजन कर रही है। तो गोरखपुर में 15 अरब से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और शिलान्यास किया गया है, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। देखिए, यूपी दिवस पर शुरू होगा सीएम युवा अभियान, इसकी बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए प्रदेश सरकार यूपी दिवस के मौके पर सीएम युवा अभियान शुरू करने जा रही है। ये देश का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवाओं को उद्यम लगाने के लिए ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप यदि चाहते हैं कि अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ब्याज मुक्त आपको कर्ज दिया जाएगा, उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं देना होगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, यानी कि आप पैरों पर किस तरीके से अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए सरकार आपकी खुद मदद करेगी। इसके अलावा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को यूपी दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों का चयन करने, सुगमता से बैंकों से कर्ज दिलाने के निर्देश भी दिए और निक्षय मित्र बनकर टीबी उन्मूलन में मदद करें सेवानिवृत्त अधिकारी। ये भी कहा टीबी उन्मूलन के लिए, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है उसके उन्मूलन के लिए, उससे पार पाने के लिए, यानी कि उसे निजात पाने के लिए भी सेवानिवृत्त अधिकारी जो हैं, जिनमें आईएएस अधिकारी हैं, उन कुलपतियों का उन्होंने आह्वान किया है कि अब आपकी जरूरत है, आप रिटायर नहीं हुए हैं, काम अभी आपको और भी करना होगा, तो निक्षय मित्र के रूप में मदद करें और इन रोगियों को गोद लेकर अपने पोषण की जिम्मेदारी लें और उपचार में उनकी सहायता करें। तो फिलहाल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को चरगावा में जनता इंटर कॉलेज में 15 अरब रुपए के
अधिक 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, जिसमें रोड की कनेक्टिविटी हो गई, किसान हित हो गए, खाद्य सुरक्षा हो गई और दवा की सुरक्षा हो गई। और पूर्ववर्ती सरकारों को भी इस बीच उन्होंने घेरा कि देखिए तमाम जो सरकारें थी वो सिर्फ और सिर्फ जो उद्योग हैं उनको बंद करने का काम करती थी, लेकिन तमाम उद्योगों को न अक्सर हम शुरू कर रहे हैं, तमाम बड़े उद्योगों को लगाने की बात करें, तमाम जो बड़े बाहर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हम अपने प्रदेश में आने के न्योता दे रहे हैं, बल्कि तमाम बंद पड़े हुए कारखानों को नवसृजित करने का काम करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात लगी, उत्तर प्रदेश का जो दिवस आने वाला है, जो स्थापना दिवस आने वाला है, वह युवाओं के लिए बहुत खास रहेगा। उसमें युवाओं को उनके स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त कर की बात कही। और देखिए अधिकारियों को और बैंकों को ये साफ निर्देश भी उन्होंने मंच से दे दिया कि देखिए आप उनकी सहायता करिए जो युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बहरहाल पूरी कवायद जो मानी जा रही वो ये भी कि 2027 में किस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी अभी से अपनी कमर कसी हुई है। बिल्कुल, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं किसानों की। केंद्र सरकार जो है केंद्र किसानों से क्यों नहीं कह सकता कि चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को जो है कहा है, दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि वो ये क्यों नहीं कह सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करे, किसानों की वास्तविक शिकायतों पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नई याचिका पर उसे जवाब देने को कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों पर फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, आपका मुवक्किल ये बयान क्यों नहीं दे सकता कि वह वास्तविक मांगों पर विचार करेगा। हम किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे हमने कह दिया था किसानों से कि आप आइए, हमेशा आपके दरवाजे खुले, तो केंद्र को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो किसान लंबे अरसे तक प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, गर्मी की चिंता नहीं कर रहे, बारिश की चिंता नहीं कर रहे, सर्दी की चिंता नहीं कर रहे और सिर्फ अपनी मांगने तो उनकी जायज मांगों पर तो कम से कम आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें केंद्र के लिए कही हैं। बिल्कुल, देखिए दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है, हेडलाइन दी गई है कि किसान आंदोलन मामले पर डल्लेवाल मामले में फिर से फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि पंजाब सरकार चाहती ही नहीं है कोई समझौता हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके साथ साथ ये कहा है कि केंद्र ये क्यों नहीं कहता कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसान नेता डल्लेवाल ने एक याचिका दायर की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एमएसपी की गारंटी की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सुनवाई की है और केंद्र से बोला है कि किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए क्यों तत्पर नहीं है आप, क्यों नहीं कहते कि दरवाजे खुले हुए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस याचिका की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने याचिका की एक प्रति हाई पावर कमेटी और एक प्रति केंद्र सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 10 दिन का वक्त दिया है केंद्र सरकार को और उनसे जवाब तलब किया है कि इस पर जवाब आप दें, क्यों आप सीरियसली नहीं ले रहे इस मैटर को। इस बीच देखिए जगजीत सिंह डल्लेवाल की चूंकि तबीयत बहुत नासाज है, बहुत खराब है और ऐसे में अस्पताल में भर्ती ना करवा पाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर आपका जो रवैया वो ठीक नहीं है, आपका दृष्टिकोण है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पूरी समस्या है। डल्लेवाल को समझा क्यों नहीं पा रहे, कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे। अस्पताल में जाने के बाद भी चिकित्सीय देखरेख में उनका आंदोलन अनशन जारी रह सकता है, ये आपको उन्हें कन्विंस करना है, आपको उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है। देखिए सुनवाई के दौरान विवादास्पद बयान देने वाले किसान नेताओं पर भी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि अदालत ने कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद अनशन तोड़वाना नहीं है, कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तो किसान नेताओं के लिए भी बात कही है कि उन्हें भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। डल्लेवाल को चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें किसान सुविधा दी जाती है तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, माफ कीजिएगा कि चिकित्सा सुविधा का दी जाती है तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब सरकार के अधिकारियों के हवाले से हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारियों द्वारा मीडिया में जानबूझकर ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल पर उनका अनशन तोड़वाने का दबाव डाल रहा है। हमारी चिंता है कि उनके जीवन को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। उनका जीवन अनमोल है, वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं है, सिर्फ किसानों का मसला उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही सुलभ अंदाज में इतनी इंपॉर्टेंट बातें कह डाली हैं। केंद्र सरकार से कहा है कि आप क्यों नहीं कहते कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
पंजाब सरकार आखिर कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है? डल्लेवाल को भी ये समझाना होगा कि आपको हम सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे, अनशन नहीं तुड़वाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी रिपोर्टिंग इस तरह की हो रही है या फिर जो अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा खबरें मीडिया में दी जा रही हैं, इन खबरों पर भी रोक लगाएं। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि कुछ तथाकथित किसान नेता ये ना समझ ले कि वो कुछ भी इस तरह का स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि जाहिर से भ्रामकता फैलती है और जो सीरियस मैसेज है वो नहीं जा पा रहे। और साथ साथ डल्लेवाल का इसमें अपना कोई हित नहीं है, बिल्कुल। वो कितने लंबे समय से अनशन पर है, सिर्फ ये सोचकर कि किसानों का हित जो है वो पूरा हो। बिल्कुल, देखो आपको भी याद होगा मोनिका, किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ये तभी कह दिया था कि डल्लेवाल एडमिट हैं, डल्लेवाल अनशन पर है, आप उनको चिकित्सीय सुविधा दीजिए। पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी, बकायदा उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि देखिए कम से कम आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए, उनको सुपरवाइज करते रहिए कि उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज ना हो, ये ख्याल सिर्फ आपका ही होना चाहिए, आप ही रखिए। तो ये इनिशिएटिव आप पहले से लीजिए। अब हालांकि देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है पंजाब सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी और तथाकथित किसानों को भी इस फटकार का क्या फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बात होगी अब संभल की। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य मिलने के संकेत हैं। सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के साक्ष्य मिलने पर संकेत है और इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। देखिए ये वाकई में बहुत बड़ी और खास खबर है। तो देखिए ये खबर दिखा रहे हैं किस तरीके से दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। संभल की जामा मस्जिद के साक्ष्य मिलने के संकेत, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो जाएगी। बल्कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कल अदालत में पेश जो है वो की गई है, पेश कर दी गई है। और एएसआई ने कई दिनों तक मस्जिद विभिन्न परिसरों का अध्ययन किया है। जिस तरह से सर्वे किए गए, हमने देखा भी कि सर्वे के दौरान किस तरह से हो हल्ला हुआ है, हिंसा भी देखी गई और उसके बाद पूरे इलाके में किस तरह का माहौल रहा ये भी देखा। तो उसके बाद देखिए सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर सर्वे में क्या है। तो अब क्योंकि पहले दिसंबर में इसे पेश किया जाना था, लेकिन अब इस सर्वे रिपोर्ट को अदालत में रख दिया गया है, सीलबंद लिफाफे में इसे अदालत में रखा गया है और इसे पेश कर दिया गया है। देखिए आपको ये भी बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य मिलने के अब संकेत बताए जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट पे पेश कर दी गई है। 45 पेज की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई हैं 50 तस्वीरें। 50 तस्वीरों के साथ ही तमाम फुटेजेस भी जो हैं वो संलग्न किए गए हैं। तो फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत में नवनिर्माण को लेकर मस्जिद कमेटी पर सवाल भी उठाए गए हैं। दूसरी बात, मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया था तब सर्वे का। तो फिलहाल संभल की चर्चित जामा मस्जिद में कई ऐसे साक्ष्य मिले जिसके संकेत हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। इस संबंध में गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर रामेश राघव ने अपनी रिपोर्ट में सर्वे रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। हालांकि उन्होंने कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दूसरी ओर अधिकृत सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में पूरब के गेट पर कुछ हिस्सों को हटाने का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ मूर्ति जैसे आकृति को हटाकर नया निर्माण कराया गया है। इधर शिलालेख पर पुरानी लिखावट मिटाकर उर्दू में लिख दिया गया है और माना जा रहा है कि पुरानी लिखावट इस इमारत के इतिहास से जुड़ी रही होगी। मस्जिद के अंदर कुछ मुख्य कक्ष के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया, गुम्बद बनाने का भी यहाँ पर हिस्सा उल्लेख किया गया। ये भी इसे एक साक्ष्य के तौर पर देखा गया। इस बार मस्जिद के अंदर जमीन खोदकर कुछ कलाकृतियों को दबा दिया गया था। दीवार पर कलाकृति अलग प्रतीत हो रही है, जबकि खुदाई में निकली कलाकृतियां अलग प्रतीत हो रही हैं। ये दीवार पे कुछ और है और जमीन से निकली हुई कलाकृतियां कुछ और हैं। मस्जिद के अंदर टांगे गए झूमर, लगी जंजीर भी ऐसी है जिसमें घंटा बांधा जाता था। तो फिलहाल मस्जिद के परिसर में एक वट वृक्ष भी है। साथ ही नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर 2 कोठरी भी हैं, जबकि आमतौर पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीवारें ही हुआ करती हैं। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो एक स्थान है, जो पूरा एरिया है, मानो परिक्रमा लगाने वाला एरिया है कि यहाँ परिक्रमा लगाई जाती होगी। तब उन्होंने इस पूरी जगह को ढक दिया और इसको खत्म करने की कोशिश की गई। फिलहाल आपको बता दें, अब ये देखना होगा कि पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया था, हालांकि अब जगह जगह खुदाई का काम भी शुरू है। अब ये जो सील बंद लिफाफे में तमाम सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली में एक और इमिग्रेशन रैकेट का जो है भंडाफोड़ हुआ है। 2 बांग्लादेशी समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। देखिए राजधानी दिल्ली में दिल्ली
पुलिस ने एक बार फिर से फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। मामले में 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से बांग्लादेश के नागरिकों के लिए आधार कार्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे थे। वसंत कुंज थाना इलाके से अवैध रूप से बनने वाले और रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद बबलू को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो ढाका की दीमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस फरों की मदद से डिपोर्ट कर रही है। पिछले 3 दिनों में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल, असम बॉर्डर से दिल्ली जाने वाला आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस है और दिल्ली में बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चल रहा है, सभी जानते हैं। दक्षिण जिले के वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने एक और इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरोह बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कराने से लेकर फर्जी भारतीय दस्तावेज के जरिए उनके आधार कार्ड बनवाने और भारतीय नागरिक बनाने का काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपितों में 2 बांग्लादेशी नागरिक बिलाल हुसैन और उसकी पत्नी तानिया खान और 2 भारतीय अमीनुर इस्लाम और आशीष मेहरा शामिल हैं। आशीष बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बांग्लादेशियों को अवैध प्रवासन की सुविधा दे रहा था। इसके साथ देखिए, जब अमीनुर इस्लाम बांग्लादेश की सीमा से असम के कृष्णागाई और न्यू बोइंग गांव रेलवे स्टेशन तक उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहा था। इसके अलावा देखिए, बांग्लादेशियों से उनके हैसियत के हिसाब से पैसे वसूलने की बात भी सामने आई है। आधार के लिए 4,500 से 10,000 रुपए का चार्ज लिया जाता था, ये भी जानकारी मिली है। 24 दिसंबर को वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने इमिग्रेशन रैकेट को पकड़ा है। तो ये किस तरह से सीमा पार करा रहा था, ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न है। 1 महीना पहले दिल्ली छोड़ बांग्लादेश भाग गए थे सरगना अनीस शेख और उसकी पत्नी। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लाने में इस्तेमाल की जा रही जो मिनी बस टाटा विंगर है, वो भी जब्त कर ली गई है। और इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि 3 साल से बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज मुहैया कराने के साथ ही भारत में घुसपैठ करा रहा था ये भारतीय नागरिक, जो अब हत्थे चढ़ गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। और देखिए, फिलहाल दिल्ली में इसे लेकर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन ये कितना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा जो सरोकार है वो आपसे और हमसे है। ये सिक्योरिटी कंसर्न है कि बाहर से कुछ लोग आकर यहाँ पर गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर रिहाइश कर रहे हैं और उसके बाद समझिए कि अगर वो कोई बड़ा कांड कर देते हैं, कोई बड़ी अगर वो इस तरह की हरकत कर देते हैं, तो उसके बाद उनके बारे में पता लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मोनिका, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। और ऐसे में ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये धरपकड़ है, वो अपने आप में बहुत लाजमी हो जाती है। और दिल्ली जैसे राजधानी में इस तरह का जो गतिविधि चलती है, तब तमाम तरह के सवाल उठना लाजमी भी होते हैं। हालांकि ये एक अच्छी पहल है कि बहुत वक्त रहते इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे, बात हो जाएगी कासगंज की। तो कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या के मामले में 28 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, कासगंज दंगे में किस तरीके से लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो कासगंज दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या में शामिल 28 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कल लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने 2 लोगों को बरी कर दिया। 26 जनवरी 2018 गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था। इसी बीच अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से 18 गवाहों को पेश किया गया था, वहीं बचाव पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए थे। वहीं देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है। एक आरोपित अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान हुई मौत हुई थी, जिसके बाद उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। मुकदमे के 2 आरोपित नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया। दोषियों को सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, तमाम बड़े अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। नवभारत टाइम्स की ये हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कटिंग देखिए जरा, कासगंज हत्याकांड में 28 दोषी है, 2 को संदेह का लाभ दिया गया है। फिलहाल देखिए, कासगंज में आपको याद होगा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उस वक्त सुर्खियों में रहा था ये पूरी खबर। चंदन गुप्ता की हत्या का पूरा मामला था। 6 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो फिलहाल कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि दोषियों को सजा सुनाने के लिए शुक्रवार को VCR के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए। तो गणतंत्र दिवस के दिन 2018 का जिक्र किया जा रहा है। 2018 में गणतंत्र दिवस के दिन कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA की विशेष अदालत ने देखिए, तो
फिलहाल देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस खबर के बारे में बता रहे हैं। मामला अभी जरा जान लीजिए थोड़ा तफसील से, इस मामले को बता दें। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में सुबह एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इसकी अगुवाई अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता कर रहे थे। अपने भाई विवेक गुप्ता अन्य साथियों के साथ कर रहे थे। इनकी यात्रा जैसे ही तहसील रोड से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचती है, उसी वक्त हथियारों से लैस सलीम, वसीम, नसीम अन्य ने रास्ता घेर कर उनको रोका। साथ ही युवकों के हाथ से तिरंगा छीन लिया था, जमीन पर उसको फेंक दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हथियार तानकर उनको धमकी दी गई थी। कहा कि रोड से निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। चंदन ने इसका विरोध किया था तो इन लोगों ने पथराव और फायरिंग उन पर शुरू कर दी थी। इसके बाद सलीम ने चंदन को गोली मार दी थी। हमले में वे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। विवेक अन्य साथियों के साथ भाई चंदन को लेकर कासगंज कोतवाली पहुंचे थे। वहां से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। इस हत्याकांड की एफआईआर 27 जनवरी को चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने दर्ज करवाई थी। पहले इस मामले में जांच कासगंज पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में एनआईए को जांच सौंप दी गई थी और एनआईए ने जांच के बाद 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में सभी दोषियों को सुनवाई के दौरान जमानत मिल गई थी। आरोपियों में राजद्रोह की धारा 124 ए में मुकदमे का विचार नहीं हुआ। तो फिलहाल 28 दोषी अब 2018 के बाद अब सजा जो है अब दोषी ठहराया गया। वाकई में बहुत दुखद मामला था ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। बिल्कुल, देखिए उपासना स्थल कानून की बात करते हैं। ये मामला भी बहुत गरमाया हुआ है। ओवैसी की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी असाउद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। और देखिए उपासना स्थल कानून का जिक्र हो रहा है, इस पर जो है अब सुनवाई होगी। असाउद्दीन ओवैसी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं और अब इसमें आदेश जारी हो गया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की याचिका को केस से जुड़ी सभी पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए और इसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में देश के सभी धार्मिक स्थलों में 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बरकरार रखने का जिक्र है। तो स्क्रीन पर आपको हेडलाइन दिखा रहे हैं और इसके अलावा देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वो कानून है जिसके तहत कहा गया था कि इससे पहले यानी कि देखिए आज़ादी के वक्त तक जिस भी धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था वही बरकरार रहना चाहिए और इससे छेड़छाड़ का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके पक्ष में भी लगातार याचिकाएं दर्ज की जा रही है, कोर्ट में अपील की जा रही है और इसके खिलाफ भी की जा रही है। जहां मुस्लिम पक्ष है वो ये चाहता है, जाहिर है कि इसका अधिकार होना चाहिए, वर्शिप एक्ट जो है ये लागू होना चाहिए और अब ओवैसी की अर्जी पर जो है सुनवाई के लिए अदालत तैयार भी हो गई है। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लागू है, लेकिन इसको तत्परता से लागू करा जाना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। जरा और समझ लीजिए क्या याचिका दायर की गई है उनके द्वारा। उपासना स्थल कानून ओवैसी की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो कहा गया है कि देखिए अभी तक जो जगह है यानी कि जो यथास्थिति उनकी जो स्थिति है वो बनी रहनी चाहिए, इसको लेकर ये अर्जी दाखिल की गई। हालांकि आपको बता दें कानून है जो तब से लग रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। हालांकि अब साफ तौर पे आपको भी बता दें कि जो केंद्र सरकार है वो तो ये दलील भी दे सकता है ना कि हम यहाँ पे किसी की खुदाई नहीं करें, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आधिपत्य थोड़ा ना जमा रहे हैं। तो फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर अभी पूरा मामला और गर्मा सकता है, क्योंकि दलीलें जाहिर सी बात है दोनों ओर से सुनी जाएगी तो केंद्र सरकार के पक्ष में पड़ना भारी रह सकता है। बिल्कुल। और इस बीच दीपिका आपको याद होगा कि राम मंदिर एक एक्सेप्शनल केस था जिसको इससे बाहर रखा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अदरवाइज उसके अलावा ये बहुत स्ट्रिक्टली लागू था। लेकिन राम मंदिर के केस में बाकायदा संसद में आम सहमति बनाई गई थी कि राम मंदिर जिससे हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है, सनातन धर्म की भावना जुड़ी हुई है, भगवान श्री राम का जन्म स्थल है, तो ऐसे में उसको इस चीज से, इस कानून से अलग रखा जाए। हालांकि उसके अलावा ये सभी जगहों पर लागू था, है अभी भी, और एक बार फिर से इसे दोहराया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को ये लग रहा है मोनिका कि तमाम जो अभी जो कानून चल रहा है इनका पालन
सख्ती से नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल। संभल का मामला हो गया, बनारस का मामला हो गया, इस मामलों को लेकर वह ये अपील दायर करें। हालांकि देखिए बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने उनकी दलील को मान लिया है, ये भी मान लिया कि आपकी सुनवाई की जाएगी। दलीलें यहाँ पर क्या रखी जाएंगी, क्योंकि हमेशा केंद्र सरकार तो कह रहा है कि देखिए हमारी ओर से तो हर चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, ये तो कानून जो लागू है उसका तो हम पालन कर ही रहे हैं, यहाँ हम किसी चीज पर दावा थोड़ा कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्वे की बात कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बता दें कि फैसला दे दिया, निचली कोर्ट को कह दिया गया है कि देखिए अभी आप सर्वे पर रोक लगाइए, आप ऐसा कोई फैसला आगे नहीं कर सकते, ये ऐसा फैसला कोई नहीं दे सकते कि कहीं की जो आप सर्वे करवाएं। तो फिलहाल इसके लिए आपको कोर्ट का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अब देखना ये होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आएगा। चलिए मोनिका, बात हो जाएगी ठंड की, जो इस वक्त लगातार हो रही है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी है, शीत लहर है, उसकी चपेट में देश के तमाम राज्य भी आ गए हैं। ठंड कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ की मोटी चादर ही नजर आ रही होगी। तो देश के कई राज्य शीत लहर की चपेट में आ गए हैं। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा, कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। नए वर्ष का आज आपको बता दें कि शीत लहर का आगाज आज से हो गया। 1 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड ने गलन बढ़ा दी है। अगले एक हफ्ते तक पारा लुढ़क सकता है और इसी को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल पहाड़ों पर बर्फबारी, जिसका सीधा असर मैदानी एरियाज पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए अब इसके साथ ही साथ जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको बता दें ठंड का जो स्तर है वह भी बढ़ता जा रहा है। अब शीत लहर चलना शुरू हो चुका है। पंजाब का जिक्र किया जाए, हरियाणा का जिक्र किया जाए या उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, वहां पर भी आपको बता दें लगातार ठंड से हाल बेहाल हो रहा है। बिल्कुल, और फॉग की स्थिति भी देखिए, फॉग लगातार बना हुआ है। और अगर आज की सिचुएशन की बात करें आज की, तो आज सुबह से ही लगातार हम देखिए बहुत जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। बहरहाल आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।